अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ़ोटो सिस्टम्स के बारे में कि फ़ोटो सिस्टम क्या होते हैं। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में से हमारा टॉपिक है एक्चुअली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि सिंपली इसको आप लाइट रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता है 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहले लाइट रिएक्शन होता है जिसमें लाइट को यूज़ किया जाता है, और कौन यूज़ करता है लाइट को? क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, यानी कि जो पिगमेंट्स होते हैं, सिर्फ उन पिगमेंट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके और उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि वो जो सोलर एनर्जी है वो कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब करती है और कैसे एब्जॉर्ब करती है। हम लाइट रिएक्शन का ओवरव्यू भी देखेंगे, और एक चीज़ स्पेशली हम फोटो सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में एटीपी कैसे बनते हैं। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, सिंपली लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में होता क्या है? इसमें बेसिकली लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो पिगमेंट होते हैं कहाँ पे? प्लांट के अंदर या फोटोसिंथेटिक एल्गी के अंदर, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फिर उस एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यूं पौधे, यानी कि लाइट जो है ये ड्राइविंग फोर्स है। लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस चल ही नहीं सकती। पहली फेज लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन होगा, उसके बाद डार्क रिएक्शन होगा। बच्चों, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लीजिए। उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है। फिर आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। एनीहाउ, हमेशा जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो पिगमेंट है वो कहाँ पाए जाते हैं? पिगमेंट आपको पता है कि प्लांट के अंदर सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड होते हैं। उन थाइलाकॉइड्स में क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। और पिगमेंट्स की कई किस्में होती है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स है। इनमें सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल, ये जो पिगमेंट होते हैं ये क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन में एक गुच्छे की सूरत में अरेंज होते हैं। गुच्छे की सूरत में कैसे? लाइक ना बच्चों, ये समझिए आप ना, ये एक थाइलाकॉइड है। ये क्या है? एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होती है उनको आप थाइलाकॉइड कहते हैं। तो इस थाइलाकॉइड में ना जगह जगह जो क्लोरोफिल होगा, लाइक ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल काफ़ी ज़्यादा एक क्लस्टर की सूरत में एक ही जगह पे मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे नहीं होता कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो वो अलग अलग है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई वहाँ पड़ा हुआ है, कोई वहाँ, बल्कि काफ़ी सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक जगह पे इकट्ठे अरेंज होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्लोरोफिल के कई मॉलिक्यूल हैं, ये कई सारे पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, ये एक जगह पे इकट्ठे हो गए। जब पिगमेंट्स एक जगह पे अरेंज हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, क्लस्टर बना ले, उसको आप कहते हैं फोटो सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो सिस्टम की डेफिनेशन याद करनी है। आपने कहना है क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर जो क्लस्टर है, जो कि गुच्छा है पिगमेंट्स का, उसको आप फोटो सिस्टम बोलते हो। और फोटो सिस्टम ये है, ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है एक फोटो सिस्टम की। फोटो सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए कि फोटो सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये आपको ना काफ़ी सारे ग्रीन पार्ट नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है? ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ज़्यादातर इनमें से मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए के या क्लोरोफिल बी के ही हैं। मे बी कैरोटीनॉइड भी हो सकता है, क्योंकि जो फोटो सिस्टम है उसमें पिगमेंट्स का गुच्छा होता है, ना कि क्लोरोफिल का। तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स है एक जगह पे अरेंज, क्या बना रहे हैं? फोटो सिस्टम। तो ये हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले आप देखिए, ये जो सारे मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है, इन सब को आप कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स। अभी मैं बताता हूँ कि एंटीना क्यों कहते हैं। फिर ये एक आप रेड कलर का मॉलिक्यूल देख रहे हो, इसको मैंने जानबूझ के रेड शेड दिया है। ये एक्चुअली रिएक्शन सेंटर होता है। ये सारे क्या हैं?
एंटीना कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, रिएक्शन सेंटर, और इसका क्या नेम है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अभी आपको ठीक से समझ नहीं आई होगी, पहले आप यहाँ आइए, एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये तीन चीज़ें पाई जा रही है एक फोटो सिस्टम में। एनी हाउ, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली एक चीज़ है, इसको हम फोटो सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन ये भी फोटो सिस्टम के करीब ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये गैदर लाइट, ये लाइट को इकट्ठे करता है। जो सनलाइट पड़ती है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अब सनलाइट भी बनाते हैं। सनलाइट आपको पता है जो फोटोन की सूरत में होती है। फोटोन क्या होते हैं, याद है आपको फोटोन? अब यहाँ पे फोटोन पड़े, यहाँ पे सपोज फोटोन पड़ा, और यहाँ पे फोटोन, लाइट जो है, जो सूरज की रोशनी है, उसमें जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट है, उसको आप फोटोन कहते हैं। आप समझ लीजिए, फोटोन एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, सूरज की तरफ से आ रहे हैं, लीव्स के ऊपर गिरे, और फोटो सिस्टम के ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इनके ऊपर गिरे। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो है, ये लाइट को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एंड और क्या करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं टुवर्ड रिएक्शन सेंटर, उसको रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज देते हैं। कौन? एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों, ये जो सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल है ना, लाइक ये यहाँ से लाइट इधर आएगी, यहाँ से लाइट जो है वो जंप करके आगे आएगी, यहाँ से फिर किधर चली जाएगी, एंटीना कॉम्प्लेक्स की तरफ। ऐसे ही यहाँ से लाइट भी यहाँ आएगी, और यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाएगी, और फाइनली किधर आ जाएगी, उसी के पास, रिएक्शन सेंटर के पास। इसने लाइट एब्जॉर्ब की, ये भी लाइट को आगे चैनलाइज करेगा। सो यू एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये सारे, ये एक्चुअली लाइट को इकट्ठा करके सारे कहाँ भेज रहे होते हैं, रिएक्शन सेंटर की तरफ। अब रिएक्शन सेंटर कहाँ है, ये वाला हमारे पास है रिएक्शन सेंटर। क्या है, रिएक्शन सेंटर, क्योंकि इस पे रिएक्शन होना है। सारी लाइट जो इस फोटो सिस्टम के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की, यानी एंटीना कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब की, उसको भेज देना है इन्होंने रिएक्शन सेंटर की तरफ। इसलिए इन सब को आप कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एंटीना का मतलब होता है भेजने वाले, रिसीव करने वाले और आगे भेजने वाले। जैसे आपका एंटीना क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और फिर उसको आगे भेज देता है। लाइक पहले हम लोग जब पीटीवी देखा करते थे, तो पीटीवी के चैनल जो है, आप पता है आपको एंटीना लगाते थे हम। वो एंटीना क्या करता था, वो सिग्नल कैच करता था, कैच करके आगे भेज देता था। अब इन्होंने भी यही करना है, लाइट को कैच करना है, कैच करके आगे भेज देना है। किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। तो यूँ सारी लाइट जो भी इर्द गिर्द से इकट्ठी हो रही है, वो एक मॉलिक्यूल के पे जमा होती जा रही है। और याद रखें, रिएक्शन सेंटर जो है, ये हमेशा क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में भी सुना था कि जो क्लोरोफिल बी होते हैं, जो क्लोरोफिल सी होते हैं, जो कैरोटीनाइड होते हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट है। क्या है, एक्सेसरी, क्योंकि ये लाइट को किसकी तरफ भेज देते हैं, क्लोरोफिल ए की तरफ। तो क्लोरोफिल ए की हेल्प ही कर रही है। आपको समझ आ गया ना, हेल्प कर रही है। तो अब आपको सही पता चला है, वो 9th का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि क्लोरोफिल बी को और कैरोटीनाइड को एक्सेसरी पिगमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे क्लोरोफिल ए की हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन सेंटर हो गया हमारे पास, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन सेंटर पे क्या होता है। अब सारी लाइट जो है, सारी एनर्जी इर्द गिर्द से रिएक्शन सेंटर पे जमा होने लग जाती है। रिएक्शन सेंटर गर्म होने लग जाता है, बहुत गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता जा रहा है। वो गर्म होने की वजह से उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं। अब ये मैंने एरो लगाया है, इसका मतलब है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। किससे, रिएक्शन सेंटर से। क्यों रिमूव हुए, बहुत ज़्यादा हीट उसको मिल रही थी, बहुत एनर्जी मिल रही थी, वो गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से वो उसके इलेक्ट्रॉन अनस्टेबलाइज हुए और दौड़ गए, वो विचों निकल गए। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन
इस चीज़ के पास आ गए। ये क्या चीज़ है? ये है एक्चुअली इसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये रिएक्शन सेंटर के करीब ही होता है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको फ़ौरन कैच कर लेता है। कौन? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन को भेज देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक चेन होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस चेन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन एक के पास आते हैं, फिर आगे दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। जैसे आपने वो 9th में पढ़ी थी ना, वो स्कीम, जी स्कीम, वही है ये कि एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकले, फिर दूसरे की तरफ, फिर अगले की तरफ चले गए। यूँ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आते हैं। हम इसकी तफसील अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हरकत करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि रिएक्शन सेंटर जो है, इसमें से क्या होता है? इसमें से एमिट इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। और तीसरे नंबर पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अटैच है। ये क्या करता है? ये पिक कर लेता है इलेक्ट्रॉन को पिक करता है फ्रॉम, किससे? रिएक्शन सेंटर से जो भी इलेक्ट्रॉन आता है ये उसको पिक कर लेता है। कौन भला? रिएक्शन सेंटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिक करता है। तो यहाँ तक आपको पूरी समझ आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आई होप आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ये उस इलेक्ट्रॉन को भेज देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। फिर उस चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 आगे जाते हैं और उसी दौरान इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी लेके ATP बनाए जाते हैं। आपको याद होगा लाइट रिएक्शन में ATP बनते हैं। तो लाइट रिएक्शन में ATP कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। तो उस मूवमेंट के दौरान एनर्जी पैदा होती है और केमी ऑस्मोसिस से ATP बनाए जाते हैं। केमी ऑस्मोसिस के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये समझ लीजिए कि केमी ऑस्मोसिस एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिससे लाइट रिएक्शन में ATP बनते हैं। अब देखते हैं हम फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या होता है ये तो हमने देख लिया। 2 फोटो सिस्टम होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं और एलजी वगैरह में भी 2 पाए जाते हैं। उनके नेम है फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। इनको 1 और 2 नेम इसलिए दिया गया क्योंकि जो फोटो सिस्टम 1 है ये पहले डिस्कवर हुआ था और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। फोटो सिस्टम 1 का आमतौर पे एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है PS1 और फोटो सिस्टम 2 का PS2। अच्छा, ये भी बात याद रखें कि जो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है ना, रिएक्शन सेंटर यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको आप कहते हैं रिएक्शन सेंटर को P700 और फोटो सिस्टम जो 2 है इसके रिएक्शन सेंटर को कहते हैं P680। अब ये P680 क्या है? एक्चुअली 680 नैनोमीटर जो है ये लाइट की वेवलेंथ है, यानी कि फोटो सिस्टम 2 किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 680 को। और जो फोटो सिस्टम 1 है यानी कि रिएक्शन सेंटर, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर वो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। होता दोनों में क्लोरोफिल ए ही है, इसके रिएक्शन सेंटर में भी क्लोरोफिल ए है, इसका भी। फ़र्क क्या है? एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ का। ये सबसे ज़्यादा जो फोटो सिस्टम 1 है जो P700 है, इसको रिएक्शन सेंटर को कहते हैं P700। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ये 680 की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद बच्चों आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। ये मैंने आपको बता दिया, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है जिस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक फ्लो, एक होता है साइक्लिक फ्लो। अब नॉन साइक्लिक फ्लो क्या है? पहली बात तो देखिए, नॉन साइक्लिक फ्लो में ये होता है कि सपोज माय डियर स्टूडेंट, ये है फोटो सिस्टम 1, ये क्या है? फोटो सिस्टम 1। ये मान लीजिए फोटो सिस्टम 2 है। ये कौन सा फोटो सिस्टम है? ये दूसरा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले किससे? फोटो सिस्टम
ये 1 है, फोटो सिस्टम 1, ये फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकले और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए यहाँ पे आए। तो ये फ्लो जो है ये क्या है, ये है नॉन साइक्लिक। ये क्या है, ये है नॉन साइक्लिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ वापस नहीं आते। तो ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हुआ ना। दूसरी तरफ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, साइक्लिक फ्लो 2 तरीके का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में स्टूडेंट्स ये होता है कि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकलते हैं। साइक्लिक फॉस्फोर जो साइक्लिक फ्लो है उसमें सिर्फ एक फोटो सिस्टम यूज़ होता है, वो होता है फोटो सिस्टम 2। इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसके रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा से घूम के वापस इसके पास आ जाते हैं। जिथे दी खोती उथे आण खलोती, वहाँ से उसमें से निकले वापस उसी में आ गए। ये क्या फ्लो है, इस फ्लो को आप कहते हैं साइक्लिक फ्लो। ऊपर वाला नॉन साइक्लिक फ्लो है, ये है साइक्लिक फ्लो। अब जाहिर बात है नॉन साइक्लिक फ्लो में भी एटीपी पैदा करवाए जाएंगे और साइक्लिक फ्लो में भी। हमारा मेन मकसद इस सारे प्रोसेस का क्या है, एटीपी बनाना। तो नॉन साइक्लिक फ्लो में भी एटीपी बनते हैं। आमतौर पे पौधा नॉन साइक्लिक फ्लो ही करता है इलेक्ट्रॉन का, कभी कभी साइक्लिक फ्लो भी करता है, लेकिन एटीपी दोनों भी बनते हैं। और एटीपी बनने को आप क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि याद करें आप लोग, जब एडीपी के साथ एक फॉस्फेट और मिलाएंगे आप तो बनेगा एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें एक फॉस्फेट और मिलाएं तो एटीपी बनता है। तो एटीपी बनाने के लिए आपको फॉस्फेट को ऐड करना पड़ता है, और किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट का ऐड होना ये रिएक्शन कहलाता है फॉस्फोरिलेशन, यानी एटीपी बनना फॉस्फोरिलेशन है। अब मैंने बताया साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी एटीपी बनते हैं, नॉन साइक्लिक में भी। अगर एटीपी साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया जाए उसको आप कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, यानी अगर यहाँ से एटीपी बनाया जाए इस प्रोसेस के दौरान इसको बोलेंगे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अगर नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों यूज हो उससे एटीपी बनाया जाए इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो ये आसान सी बात है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 तरीके का है, नॉन साइक्लिक फ्लो जिसमें फोटो सिस्टम 1 से 2 की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वापस नहीं आते, उसमें जो एटीपी पैदा होंगे वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होंगी, और जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में एटीपी बनाए जाएंगे वो एटीपी भी क्या कहलाएंगे, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो आज के लेक्चर हमारा यहीं तक है। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या होती है और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या होती है। ये जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है इसको आमतौर पे आप जी स्कीम कहते हैं। जो आपने पिछली क्लासेस में जी स्कीम पढ़ी थी वो ये वाली होती है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। लेक्चर कंप्लीट हुआ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।